खुशामदीद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर नईर रज़ा काज़मी और आज मैं बात करूंगा बच्चों में एस्थमा यानी दमा के हवाले से। लेकिन इससे पेशतर कि मैं इस टॉपिक पे बात शुरू करूं, आप में से वो हजरात और ख़वातीन जो कि मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं यू आर ऑलवेज ऑन बोर्ड विद मी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हों तो उनको ज़रूर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपके सवालात के जवाब दे सकूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं बच्चों में दमे के हवाले से। तो चलो मेरे नाल। फाइन, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एस्थमा है क्या। एस्थमा या जिसे उर्दू में दमा कहते हैं, दमा की बीमारी, ये बुनियादी तौर पे एक एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इसमें कुछ खसूसियात एलर्जी की होती हैं और कुछ खसूसियात जो है वो सोजश की होती हैं। और ये एलर्जी और सोजश जो है वो निज़ाम तनफ़्फ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम एयरवेज से इसका जो है वो ताल्लुक होता है। तो ऐसे बच्चों में बुनियादी तौर पे जो उनका निज़ाम तनफ़्फ़ुस है या आप उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या एयरवेज टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसके अंदर जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यानी कि इनके जो सांस की नालियां हैं उनमें बड़ी शिद्दत से रिएक्ट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। और उस रिएक्शन के नतीजे में होता क्या है कि सांस की नालियां हो जाती हैं तंग, उनके अंदर जमा होता है म्यूकस जिसे आप बलगम कहते हैं और इसकी वजह से उन्हें जो है वो शदीद दुश्वारी पेश आती है सांस लेने में। तो ये बुनियादी तौर पे एक ओवरऑल पिक्चर है, तो इसमें और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है या आप जिसे कहें कि जो इसमें जो जो चीज़ आप कहें पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि बुनियादी तौर पे जो एयरवेज हैं या सांस की नालियां हैं उनके अंदर होती है सोजश। अब बात यह कि ऐसी सोजश क्यों होती है, बात करते हैं उसके ऊपर। अब बुनियादी तौर पे जो दमा है इसकी दो टाइप्स होती हैं। हम डॉक्टर्स इसको दो टाइप से देखते हैं। एक वो होता है जिसमें एलर्जिक कंपोनेंट ज्यादा होता है, हम उसको एटोपी बोलते हैं या उसको इम्यून मेडिएटेड बोलते हैं या उसको एलर्जिक मेडिएटेड बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जो मरीज होते हैं उनके खून के अंदर एक खास किस्म के जो आप कहें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई बोलते हैं, जिनका ताल्लुक एलर्जी के साथ होता है, उसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो एक वो हो गया जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की तादाद बहुत ज्यादा होती है और दूसरे वो दमे के बच्चे मरीज होते हैं जिनमें इम्यूनोग्लोबुलिन की जो तादाद है वो होती है नॉर्मल। तो अब जो इम्यून मेडिएटेड है या आईजीई मेडिएटेड या एटोपी रिलेटेड एक्जिमा जो है उसमें आमतौर पे ऐसे बच्चों को एलर्जी से रिलेटेड और शिकायत भी होती हैं, यानी उनके अंदर जिस तरह आपने नाक की एलर्जी जिसे हम हे फीवर बोलते हैं, स्किन की एलर्जी यानी एक्जिमा और मुख्तलिफ किस्म की फूड एलर्जीज जो हैं जिसमें पीनट एलर्जी, डेयरी एलर्जी वगैरह वगैरह जो है वो शामिल होती हैं। तो ऐसे बच्चों में आप देखेंगे कि और किस्म की जो एलर्जीज हैं यानी जल्द की एलर्जी, नाक की एलर्जी, आंखों की एलर्जी, उनका तनासुब ज्यादा होता है। तो ये जो है वो इम्यून मेडिएटेड ग्रुप है जिसके अंदर आईजीई यानी जो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जिसका ताल्लुक एलर्जी से होता है उसकी तादाद ज्यादा होती है। अब इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप है बच्चों का जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई की तादाद नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी इनके जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है या जो उनकी सांस की नालियां हैं वो हाइपर रिएक्ट करती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे दो ग्रुप्स हैं, यानी एक आईजीई मेडिएटेड और एक नॉन आईजीई मेडिएटेड। तो बुनियादी तौर पे कोई भी बच्चा जिसमें हम दमा की तशखीस करें वो बुनियादी तौर पे या आईजीई ग्रुप से बिलोंग करता है या वो नॉन आईजीई ग्रुप या आप जिसे कहें नॉन एटोपी ग्रुप जो है उसको बिलोंग करता है। अब होता क्या है इस बीमारी के अंदर, थोड़े से बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर कि अब हो रहा क्या है, चाहे वो आईजीई मेडिएटेड हो या नॉन आईजीई मेडिएटेड हो। अब जो आईजीई मेडिएटेड है उनमें तो समझ आती है कि उनके अंदर कुदरती एलर्जी के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है मास्ट सेल के ऊपर जो है वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं
हिस्टामीन या वो अगर वो किसी मतलब लेट से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो एलर्जेन साबित हो सके वो आके इन सेल्स के साथ टकराए तो इसके ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन जो लगा होता है वो ऐसे एंटीजन के साथ मिलता है और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में जो मास्ट सेल्स होते हैं वो फटते हैं, उनके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं लाइक हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन। और ये जो फिर केमिकल्स होते हैं हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन, इनका काम ये होता है कि ये जो सांस की नालियां हैं उसका स्मूथ मसल उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको तंग करते हैं। अगर स्मूथ मसल है तो वो इस तरह जैसे ही वो तंग होगा तो उसकी वजह से सांस की नाली का जो डायमीटर होता है वो तंग हो जाता है। अब जब वो तंग होगा तो बच्चा को जो ऑक्सीजन वो ले रहा होता है उतनी ऑक्सीजन उसको मिलती नहीं है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो जोर जोर से सांस लेगा, जिसको हम कहते हैं कि उसको सांस में दुश्वारी आ रही है और उसकी वजह से उसके सांस जो है वो तेज होने लगता है, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो ज्यादा हो जाता है, जो कि आपको नजर आता है कि पसलियां चल रही होती हैं। तो बुनियादी तौर पे होता क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एलर्जन साबित हो सके वो एलर्जन हवा से अंदर जाके और जो मास्ट सेल होते हैं उसके ऊपर जो इम्यूनोग्लोबुलिन, मैंने बताया ऐसे बच्चों में इम्यूनोग्लोबुलिन ई की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो उन मास्ट सेल्स के ऊपर जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो रिएक्ट करता है इस एंटीजन के साथ और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में मास्ट सेल फटता है और मास्ट सेल के फटने से ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामीन इस किस्म के केमिकल मेडिएटर्स निकलते हैं जो कि स्मूथ मसल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और उनकी वजह से सांस की नाली तंग होती है। इसके अलावा होता क्या है कि इस एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है इसके नतीजे में यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो दौड़ते हुए आ जाते हैं, खून से खून तो हर जगह पे मौजूद है जिस्म के अंदर, तो वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब यहाँ पे आते हैं तो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बनता है। उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जो सांस की नाली है उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू होता है, बलगम। तो एक तो सांस की नाली बजाते खुद तंग हो, फिर उसमें बलगम हो, तो आप खुद समझ लें कि नालियों के अंदर गंद एक तरीके से जमा होना शुरू हो जाता है और जाहिर बात है जब नालियों के अंदर गंद होगा तो उसमें हवा जो है वो आसानी से नहीं ट्रेवल कर सकेगी। इस हवा में होती है ऑक्सीजन जिसकी हमारे जिस्म को जरूरत होती है, तो इन अदर वर्ड्स जिस्म को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब जिस्म उसको कॉम्पेंसेट कैसे करता है? वो उसको कॉम्पेंसेट करता है, जो आप समझ ले तनफ्फुस का जो पर मिनट जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है और उसके साथ ही जो मसल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को हेल्प कर रहे होते हैं वो ज्यादा जोर से काम करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों की पसली या पसलियों के नीचे जो जगह होती है वो अंदर की तरफ धंस रही होती है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉस्टल एंड इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शंस। तो एक तो हो गया इम्यून जो मेडिएटेड या आईजीई जिसमें एटोपी रिलेटेड ग्रुप है। अब एक दूसरा ग्रुप है जिसमें आईजीई की तादाद जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन ऐसे बच्चों में भी जो है वो फॉर अननोन रीजन इडियोपैथिक रीजंस होता क्या है कि एक तरीके से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो और जो आप समझ लें नॉर्मल पॉपुलेशन उसके मुकाबले में जरा ज्यादा तेजी से होता है, ज्यादा शिद्दत के साथ होता है। तो प्रोसेस वही होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, सिर्फ फर्क यह है यहाँ पे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई की तादाद जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बावजूद फॉर सम रीजंस इनके जो सेल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके ऊपर अगर एंटीजन आके बैठे तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और उसके बाद वही होता है जो मैंने भी आपको बताया कि जो है वो डिग्रेनुलेशन होगी मास्ट सेल्स की, हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन और इस किस्म के केमिकल मेडिएटर्स जो हैं वो इस एरिया में निकलते हैं, उनकी वजह से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो दौड़ते हुए इस जगह पर आते हैं, उनकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उनकी वजह से जो है वो सेल्स जो है वो डैमेज भी होते हैं। तो इस तमाम के नतीजे में अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है कि सांस की नाली तंग और उसके अंदर जो है रुकावट, और इसके नतीजे में बच्चे को फिर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती हैं और आमतौर पर जो सबसे कॉमन अलामात हैं दमे में वो है सांस में दुश्वारी। तो सारी बात है जब भी सांस की नाली तंग होगी तो सांस लेने में दुश्वारी होगी। अब सांस में लेने में जब दुश्वारी होती है और बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है तो जो मसल्स होते हैं चेस्ट के वो बहुत तेजी से शिद्दत से काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे बच्चे को जब आप एग्जामिन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका सीना जो है वो उसके साथ जो है वो जब भी सांस लेता है तो वो उसके जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ धंस रहे हैं, जिसको हम इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। वो यहाँ पर भी हो सकता है ट्रेकिया के रीजन में जिसे हम ट्रेकियल टगिंग बोलते हैं, वो पसलियों के दरमियान भी हो सकता है जिसको हम इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन बोलते हैं, और वो पसलियों के नीचे भी हो सकता है जिसको हम सबकॉस्टल रिट्रैक्शंस बोलते हैं।
इसके अलावा अगर आप समझ लें कि रुकावट बहुत ज़्यादा हो तो बच्चे में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें जो है वो नीलापन जो है वो होंठों के, या सेंट्रल साइनोसिस हम जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे ये बहुत अगर शदीद किस्म का अटैक हो तो उसमें ही जो है ऐसी अलामात, जिसमें नीला जो है वो ज़ुबान का, ये होंठों का होना जो है वो सेंट्रल साइनोसिस जिसे हम बोलते हैं, वो होता है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें आमतौर पे ये हो सकती है कि जब अगर वो सेक्रीशंस जो अंदर रिटेन है, तो आमतौर पे फिर ऐसे के अंदर अगर आपके अंदर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया मौजूद है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, और सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो एस्मा के साथ जो है वो इन्फेक्शंस भी रिलेटेड होती हैं, यूजुअली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिस तरह ब्रोंकोनिमोनिया या निमोनिया, इस किस्म की अलामात भी बच्चे में हो सकती हैं, जिसका आपको तब पता लगता है अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हो, और अगर आप उसका एक्सरे करें तो उस एक्सरे के अंदर जो आपको कंसोलिडेशन जो है नज़र आएगी, या और अलामात नज़र आएंगी एक्सरे में जो कि एक इन्फेक्शन की होती हैं। अब यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी मैं समझता हूँ आपको बताना कि दमे का डायग्नोसिस जो है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप दमे की तशखीस कर सकें, और फिर मोर सो इन चिल्ड्रन जो है। तो अगर कोई आपको कहता है कि ब्लड की जो है उस पर एस्मा डायग्नोस, तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कभी भी ब्लड टेस्ट के ऊपर एस्मा डायग्नोस नहीं होता। दिस इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसके लिए एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है। अब आमतौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक चीज़ और बहुत कॉमन होती है, जिसको जो है वो गलती से दमा समझ लिया जाता है, लेकिन वो दमा होता नहीं है, और वो है वायरल वीज, जिसका गालिबन जो आप कहें इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उनमें आम तौर पे मामूली सा ज़ुकाम हो या गले में खराश हो तो 2-4 दिन बाद जो है उनमें जो है वो ट्रांसिएंट वीज़ पैदा हो सकती है। ऐसों का जो है वो होती इसी किस्म की, मतलब जो पैथोजेनेसिस है वो सेम ही होती है ऑलमोस्ट। उनकी सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, लेकिन वो आमतौर पे वायरल इंड्यूस्ड होती हैं। वो उस वायरस की वजह से होती हैं जिस वायरस ने उनका गला खराब किया होता है या सीना खराब किया होता है। तो उसकी वजह से 2-4 दिन के लिए उनको वीज होती है, जो कि आमतौर पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाती है। और ऐसे बच्चों में रिपीटेड हिस्ट्री भी होती है, जब भी उनको कुछ जुकाम हो या वो हो तो वो उनको वीज हो जाती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, वी क्लासीफाई देम एज हैविंग एक्यूट वायरल वीज। तो याद रखिए, एक्यूट वायरल वीज और एस्थमा में फ़र्क है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट वीजर्स होते हैं, इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, ये मतलब साल 1.5 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, और बाय द टाइम बच्चा स्कूल की एज तक पहुंचता है तो आमतौर पे वो इन अलामात से निकल आता है। तो आमतौर पे जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो ये अटैक्स की जो तादाद है वायरल वीज की, ये भी कम हो जाती है, और बच्चा ऑलमोस्ट जो है वो ठीक हो जाता है। जबकि एस्थमा में ऐसा नहीं है। एस्थमा जो है वो मल्टी ट्रिगर वीज है, इसका फिनोटाइप जो है वो मल्टी ट्रिगर वीज है। यानी आमतौर पे अगर आप एक्यूट वायरल वीजर्स को देखें तो उनको जब भी जुकाम होगा या उनको गला खराब होगा तो उसकी वजह से उनको वीज होगी। जबकि एस्मेटिक चिल्ड्रंस में रिपीटेड वीज होती है, बट जरूरी नहीं है कि वो वायरस की, वो इन बिटवीन जो पीरियड होता है जिसमें उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो, वहां पे भी वो वीज करते हैं। और ये वीज जो है ये मल्टी ट्रिगर हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड वीज हो सकती है उनके अंदर। वो हवा, ठंडी हवा में बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से वीज हो सकती है। वो किसी धुएं या खुशबू जब जाती है उनके नाक में, उनकी वजह से उनको वीजिंग जो है या वो इस किस्म का अटैक आ सकता है। वो अगर बिल्लियां या कुत्ते घर में हैं और उनके साथ खेल रहे हैं और उनकी वजह से वो उनको वीजिंग अटैक स्टार्ट होते हैं, तो ये भी हो सकता है। या बास किस्म की दवाइयां या खुराक से जो है वो भी उनका जो है वीज को ट्रिगर ऑफ कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी ट्रिगर वीज। यानी मल्टी ट्रिगर वीज का मतलब ये है कि आपकी जो बच्चे की जो वीजिंग है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो रही है। जबकि एक्यूट वायरल वीज में आप नाम देखें, एक्यूट वायरल वीज यानी वो वीज जो है वो सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन यानी गला खराब, जुकाम वगैरह उसकी वजह से होगी। तो ये भी एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है, ये कोई ब्लड टेस्ट तो है नहीं। तो जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है फॉर एस्थमा, उसमें मल्टी ट्रिगर वीज होगा, ना सिर्फ वायरस बल्कि इन बिटवीन जो पीरियड होता है उसमें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बच्चे को जो है वो वीज जो है वो होता रहेगा, वीजी अटैक्स जो है वो होते रहेंगे। तो आमतौर पे हम रिजर्व करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा थोड़े बड़े बच्चों के लिए। अगर उनको मल्टी ट्रिगर वीज हो रहा है और 5 साल के बाद भी वो जारी रहता है, तो इस रिपीटेड हिस्ट्री को देखते हुए, इस मल्टी ट्रिगर मैकेनिज्म को देखते हुए, तब जाके उनको क्लासिफाई किया जाता है एज एन एस्थमा।
5 साल से कम बच्चों में एस्मा डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एस्मा की जो क्राइटेरिया रखा गया उस क्राइटेरिया में एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि उनकी जो एयरवे कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो दैट इज रिवर्सिबल। अब वो रिवर्सिबल करने के लिए आपको स्पायरोमेट्री टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फीनो टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो होता है। अब इसके लिए बच्चे का जो है वो कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चा उसमें फूंक मार सके, बच्चा उसको प्रॉपरली इनहेल कर सके। और ये सिर्फ उसी बच्चे में होगा जो 5 साल से बड़ा होगा, जो इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझता हो, जिसके अंदर समझ बूझ हो, और वो ये टेस्ट कर सके। अब छोटे बच्चों के अंदर आप 2-3 साल वाले को आप जितना भी कहें, वो तो ये चीज़ नहीं समझेगा कि फूंक कैसे मारनी है, ये सांस गहरा कैसे लेना है। तो स्पायरोमेट्री इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन स्मॉल किड्स। फीनो भी आप करें तो बहुत मुश्किल है कि 5 साल से कम बच्चा जो है उस टेक्निक को समझ पाए। लिहाजा डायग्नोसिस ऑफ एस्मा जो है वो आमतौर पे हम इस पैटर्न्स को देखते हुए, और अगर बाद में हमें ये चीज़ स्पायरोमेट्री और फैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड करना पड़े, जो कि जरा बड़े बच्चों में होता है, तो आमतौर पे दिस डायग्नोसिस इज रिजर्व फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल से कम बच्चे को दमे की जो है वो लेबल करने से पहले आप 10 दफा सोचेंगे। आप देखेंगे कि क्या वो जो उसको वीजी अटैक अगर बार बार भी हो रहे हैं, तो क्या वो उसको कॉमन कोल्ड के साथ हो रहे हैं। अगर वो कॉमन कोल्ड और किसी गले की खराश वगैरह के साथ हो रहे हैं, तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली वायरल वीज, और आप समझते हैं और कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से वीज होता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये जो है वो एक्यूट वायरल वीज है, और आपको इंतजार करना पड़ेगा कि बच्चा जो है एक उम्र पे तक पहुंचेगा जब वो इस चीज से बाहर निकल आएगा। जबकि जो एस्मेटिक चिल्ड्रन होते हैं, प्रॉपर दमे वाले, उनको न सिर्फ वायरस की वजह से जो है वो वीसी अटैक्स होते हैं, बल्कि इसके अलावा भी मैंने आपको कहा वो क्या ठंडी हवा से भी हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज से भी हो सकते हैं, वो खुराक से भी हो सकते हैं, वो धुएं या परफ्यूम से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ मल्टी ट्रिगर वीज की वजह से हो सकते हैं। और जहां तक डायग्नोसिस की बात है, डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल क्राइटेरिया, और अगर उसके ऊपर कोई टेस्ट हो तो वो ब्लड टेस्ट नहीं है, वो बुनियादी तौर पे स्पायरोमेट्री है। और हम ये देखते हैं कि अगर किसी को ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, तो अगर उसको हम ब्रोंको डायलेटर देते हैं, और तो उससे क्या वो जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं है, तो इस चीज़ को देखते हो। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये चीज़ जो है सिर्फ बड़े बच्चों में जो है वो की जा सकती है। हाँ, ब्लड टेस्ट इस हद तक कि अगर आप आईजीई लेवल देखने, एक दफ़ा अगर आपने ये समझ लिया है कि ये एस्मेटिक है, और इफ़ यू वांट टू फर्दर सब क्लासीफाई कि भाई ये इसका जो है वो जीनोटाइप जो है, इधर वो ये एटॉपिक ग्रुप में है या नॉन एटॉपिक ग्रुप में, तो उसके लिए फिर आप आईजीई लेवल्स और मजीद किस्म के टेस्ट आप कर सकते हैं। तो लेकिन शुरू में आमतौर पर याद रखिए कि जो एक्यूट वायरल वीज है दैट इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू एस्मा, और कई दफ़ा जो वायरल वीज होता है उसको हम मिस लेबल करते हैं एस्मा के, तो लगता है ऐसा है जैसे एस्मा का इंसिडेंस और प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि होता यह है कि हम एक्यूट वायरल वीज को दमे के क्राइटेरिया में डाल रहे होते हैं। इस वजह से कि दोनों प्रेजेंट तो एक ही तरीके से करते हैं, दोनों में वीज होती है, दोनों में सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। अब ट्रीटमेंट चाहे वो एक्यूट एस्मेटिक अटैक हो या एक्यूट वायरल वीज हो, ट्रीटमेंट दोनों का एक ही जैसा है। हम ट्रीटमेंट को जो आप यूं समझ लें कि जब भी किसी बच्चे को अटैक होता है तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि क्या ये माइल्ड अटैक है, क्या ये मॉडरेट है, क्या ये सीवियर है, या क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो कुछ चीजें जो है बच्चे के अंदर, जब भी किसी बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमेशा हम देखते हैं। और वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर्स ये हैं कि आप बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी 1 मिनट में उसकी सांस कितनी दफ़ा चल रही है, इसको आप जो है नोट करेंगे। क्या उसके साथ डिफ़िकल्टी जो है, आप समझ लें वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है या नहीं, वो आप देखते हैं कि क्या उसकी पसली चल रही है या नहीं। तीसरी चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो ये होती है कि बच्चे के आप जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स एट रूम एयर आप करते हैं। तो आमतौर पे बच्चे का जो पैर का जो अंगूठा होता है या उंगली के गिर्द एक चीज़ जो है वो लपेट दी जाती है, और उसका जो है वो दूसरा कनेक्शन जो होता है वो सैचुरेशन मॉनिटर के साथ होता है, और वो आपको बताता है कि इस वक्त जो बच्चा कमरे में जो आम सांस ले रहा है, रूम एयर जिसे हम बोलते हैं, तो कितने % उसकी सैचुरेशन हो रही है ऑक्सीजन की खून की।
तो आमतौर पे एक नॉर्मल बच्चे के अंदर जो है ये 94% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी आप समझ लें 95 से लेकर 96, 97, 98, 99 या 100% तक जो है वो होनी चाहिए नॉर्मल जो है। अब एक बच्चा जिसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो तो नॉर्मल है अपनी एज के लिए, और उसकी सैचुरेशन जो लेवल्स ऑक्सीजन के वो भी 94% से ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसको सांस में दुश्वारी हो रही है। तो ऐसा बच्चा जो ये अगर आप इसको एस्मा कहें या वायरल वीज कहें तो ये उसका माइल्ड अटैक है। मॉडरेट में जो है वो आमतौर पे उसकी सांस की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी तेज होगा अपने नॉर्मल से, उसके अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी जो आप समझ लें उसको जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो भी होगा, लेकिन उसके सैचुरेशन लेवल्स फिर भी जो है वो नॉर्मल होते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल से मुराद ये है कि अगर नॉर्मल 94 से ऊपर है तो ऐसे बच्चों में जो है 92% ऑन 92% ऑन रूम एयर जो है उससे ज्यादा होंगे। तो सैचुरेशन लेवल्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन बच्चे को सांस में तकलीफ भी है, उसकी सांस भी तेज चल रही है और उसको जो पसली है वो भी चल रही है। तो ये होता है मॉडरेट ग्रुप। अब सिवियर ग्रुप क्या है? सिवियर ग्रुप में ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आपके मॉडरेट ग्रुप में सांस तेज चल रही होगी, एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी चल रहे होंगे, पसली चलना, लेकिन यहाँ पर जो सिवियर अटैक होता है उसमें सैचुरेशन 92% से नीचे होंगे, और 92% से जब भी नीचे सैचुरेशन हो तो ऐसे बच्चे को आप 100% ऑक्सीजन देंगे। ये याद रखिएगा, 92% से जब भी कम हो इस बच्चे को आपने दाखिल करके जो है वो ऑक्सीजन देनी है, ये बात जरूर याद रखिए। तो ये होता है सिवियर एस्मा या सिवियर वायरल वीज में। और लाइफ थ्रेटनिंग वो होती है जिसमें सैचुरेशन भी कम होगी 92% से, उसमें जो है वो सांस जो है वो भी काफी तेज चल रहा होगा, उसमें जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो भी इंक्रीज हुई होगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें और होती हैं। मसलन उसमें बच्चा जो है वो बिल्कुल अल्फाज जो है वो जुमले के कह नहीं पाता, वो जो है उस पर गनूदगी छाई रही होती है, उसका जो हार्ट रेट है वो नीचे हो रहा होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है और ऐसे बच्चे को जो है वो इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। तो दे शुड बी आइदर इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट और प्रेफरेबली इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। तो ये इस तरीके से आप याद रखिए कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग, तो ये 4 कैटेगरीज है, चाहे वो एक्यूट वायरल वीज की है चाहे वो दमे की है। तो बच्चा या वो माइल्ड कैटेगरी में होगा, तो आपने जब बच्चे की जो तनफ्फुस का जो रफ्तार है पर मिनट वो आपने चेक की, आपने देखा वर्क ऑफ ब्रीदिंग है कि नहीं, और तीसरी चीज आपने उसके सैचुरेशन लेवल्स एट रूम एयर ये आपने चेक किए, तो इसकी बुनियाद पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सिवियर है या ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अब जनाब जो सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि इनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन माइल्ड और मॉडरेट का क्या है? माइल्ड और मॉडरेट में आमतौर पे जो एक्यूट अटैक है, यानी बच्चा अगर उसको सांस में दुश्वारी है, उस वक्त आपने बच्चे को 8 to 10 पफ्स ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल, तो सॉल्ब्यूटामॉल जो है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये एक बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा 2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। जब आप इसको देते हैं गैस की फॉर्म में तो ये सांस की नालियों के अंदर जाके बीटा 2 रिसेप्टर के साथ लगता है, और जब बीटा 2 रिसेप्टर के साथ लगता है तो उसका काम ये होता है कि जो स्मूथ मसल है उसको खोलता है, तो सांस की नाली जो तंग हुई होती है वो दोबारा खुलने लगती है। तो ये आपको बार बार देना पड़ता है। तो मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ प्रोटोकॉल हैं, लेकिन आमतौर पे 8 to 10 पफ्स आप जो है इसमें देते हैं, और ये इसको हम बर्स्ट थेरेपी बोलते हैं। तो आप उसको हर 20 मिनट बाद देंगे, 1 घंटे के लिए आप 10 पफ दें, फिर 20 मिनट बाद 10 पफ दें, फिर 20 मिनट बाद 10 पफ दें, और फिर आप जो है बच्चे को घंटे बाद आप एसेस करते हैं। तो अगर वो उसकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ गई है तो फिर ऐसे बच्चों को ये होता है कि आप उनको घर के लिए जो है वो ये आप देते हैं। इसी तरह का आप उनको कहते हैं कि ये जो इनहेलर है इसको इस्तेमाल कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में ये जो इनहेलर है ये डायरेक्ट ना बच्चे नहीं कर सकते इसको, तो ज़रूरी है कि वो एक स्पेसर डिवाइस के साथ दिए जाए। तो ये स्पेसर का यूज़ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ऐसे बच्चे को घर भेज रहे हो तो उनको ये टेक्निक बताई जाए कि ये स्पेसर डिवाइस कैसे यूज़ करना है इनहेलर के साथ। तो हम जो घर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं उसको रिड्यूसिंग रिजीम बोलते हैं। रिड्यूसिंग रिजीम से मतलब ये है कि जब आप उसको घर भेजेंगे तो आप उसको यही कहेंगे कि भाई आपने अगले 24 घंटे इसको 8 पफ देने हैं हर 3 घंटे बाद। तो आपने 8 पफ दिए,
फिर 3 घंटे बाद 8 पफ दिए, फिर 3 घंटे, तो 24 घंटे आपने पूरे करने। 24 घंटे बाद आप उसको स्टेप डाउन करेंगे, तो 8 से आप 6 पफ पे आ जाएंगे, 3 घंटे की जगह आप 4 घंटे पे चले जाएंगे। अगले दिन आप इसको मजीद कम कर लेंगे, तो आप इसको लेट से 4 पफ पे ले आएंगे और आप 4 घंटे की जगह 6 घंटे कर देंगे, और फिर 5वें दिन आप इसको स्टॉप कर देंगे। तो माइल्ड और मॉडरेट में आपको जो है वो बीटा 2 एगोनिस्ट सॉल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ बस थेरेपी। तो हम नेबुलाइज ट्रीटमेंट नहीं देते, हम इसमें जो है वो इनहेल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, और इनहेल्ड याद रखिए उतना ही इफेक्टिव है जितना नेबुलाइज्ड होता है। अब कभी कभार आजकल अगर इसमें सॉल्ब्यूटामॉल काम ना कर रहा हो तो हम उसमें जो है वो इप्रोट्रोपियम जो है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, इप्रोट्रोपियम जो है घर के लिए। और अगर बच्चे को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है, जिस तरीके से मॉडरेट और अगर सीवियर में उसका कुछ आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतरी नहीं आ रही, तो आप उसमें स्टीरॉइड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आमतौर पे 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप बच्चे को स्टीरॉइड जो है वो 3 दिन के लिए जो है वो इसमें दिया जाता, चाहे वो एक्यूट वायरल वीज हो, चाहे वो दमा या एक्यूट एस्मेटिक अटैक हो। अच्छा जनाब, अब आते हैं एक्यूट सीवियर अटैक। एक्यूट सीवियर अटैक में मैंने आपको बताया कि उसमें खास बात होगी कि जो आपके सैचुरेशन लेवल्स हैं बच्चे के वो 92% से नीचे होंगे। वैसे बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है, तो आप ऐसे बच्चे को जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन पे। तो आमतौर पे अगर इमरजेंसी में 15 लीटर्स जो है वो पर मिनट ऑक्सीजन जो है 100% थ्रू नॉन ब्रीदेबल मास्क जो है वो बच्चे को दी जाती है, और इसके साथ जो है आप नेबुलाइज ट्रीटमेंट आप देंगे। तो नेबुलाइज्ड सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो आप 2.5 साल से कम बच्चे के लिए 2.5 मिलीग्राम, 5 साल से ऊपर हो तो आप 5 मिलीग्राम जो है वो देते हैं। और ये ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है, तो मतलब जो ऑक्सीजन आ रही होती है मास्क में उसी में आप जो है वो डालते हैं सॉल्ब्यूटामॉल, और वो बच्चे को नेबुलाइज फॉर्म में देते हैं। तो वो आप एवरी 20 मिनट्स दे सकते हैं, या सिविरिटी ऑन कंडीशन बैक टू बैक भी दे सकते हैं, जैसा लाइफ थ्रेटनिंग में होता है। इसके साथ जो ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी साइन गाइडलाइंस हैं वो ये भी कहती हैं कि आप पहले 2 घंटे जो हैं उसमें आप सॉल्ब्यूटामॉल के साथ इप्रोट्रोपियम जो है वो नेबुलाइज्ड फॉर्म में आप दे सकते हैं। तो 2 साल से कम बच्चे के लिए 125 माइक्रोग्राम, उससे बड़ा हो तो 250 माइक्रोग्राम, और 5 साल से ज़्यादा हो तो 500 माइक्रोग्राम जो है वो आप उसमें डाल के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि 1 घंटे में आप 3 से ज़्यादा जो है वो प्रोट्रोपियम के नेब उसे ना दें। और इसके अलावा जो है आप उसको ओरल स्टीरॉइड्स, अगर वो टॉलरेट कर सकता है ओरल, तो ओरल स्टीरॉइड्स अगेन 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। अगर वो ओरल टॉलरेट नहीं कर सकता है तो फिर आईवी इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें अगर बच्चा उल्टी करता है, आमतौर पर प्रेडनिसोलोन के साथ बच्चे वॉमिट कर डालते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर उसने वॉमिट कर ली है फ़ौरन 5-10 मिनट में तो आपको डोज रिपीट करना पड़ेगा। या फिर ये है कि आप उसको कैनोला डाल के और आपने उसको इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो देना होगा। अच्छा जनाब, अब जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग में ये होता है कि अगेन बैक टू बैक आप सॉल्ब्यूटामॉल नेब्स देंगे, इप्रोट्रोपियम देंगे। आमतौर पे चूंकि इनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो ऐसे में फिर हम ये करते हैं कि इनको मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम इवन इन सीवियर एस्मा। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। कभी कभी आपको बहुत हाई डोज देने पड़ते हैं, इवन यू कैन गो अप टू 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन कोशिश होती है कि 2 ग्राम से ज़्यादा ना जाए। और जब आप इसको दे रहे हो तो बच्चे को कार्डियक मॉनिटर पर डाला जाता है ताकि उसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी को मॉनिटर किया जाए कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो कि बच्चे को जो है वो अरेस्ट कंडीशन में चला जाए। तो मैग्नीशियम सल्फेट सेकंड लाइन ट्रीटमेंट आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर आईवी सॉल्ब्यूटामॉल, और या फिर उसको आप यूँ समझ लें कि वो फिर उसको इंट्यूबेट करके और जो ट्रीटमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये तो है दमे का एक्यूट ट्रीटमेंट यानी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और वो बार बार जो है अस्पताल आता है और उसकी ट्रीटमेंट मिलती है, तो ऐसे बच्चों को फिर प्रिवेंटर थेरेपी पे डालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रिवेंटर थेरेपी वो होती है जो इसकी वजह से बच्चे को एस्मा के जो अटैक्स होते हैं वो कम हो गए। तो आमतौर पे जो सबसे इस वक्त कॉमन प्रिवेंटर थेरेपी है वो है स्टीरॉइड्स, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। तो बैक्लोमेथासोन हो गया या प्यूडिसिनाइड हो गया, तो इस किस्म के जो है वो हम स्टार्ट करते हैं वेरी लो डोज में, और फिर अगर वो रिस्पॉन्ड ना करो तो हम उस डोज को बढ़ा सकते हैं। और अगर बाज़ औक़ात तो वो स्टीरॉइड जो है वो असर नहीं कर रहा, तो फिर हम दूसरे स्टेप पे जो है मोंटेलुकास्ट जो है वो भी
ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। जो अस्पताल में होता है वो रिलीवर ट्रीटमेंट। रिलीवर ट्रीटमेंट एक एक्यूट अटैक जब हो रहा है तो उस एक्यूट अटैक को ट्रीट करने के लिए, जबकि प्रिवेंटर जो है वो बच्चा तो नॉर्मल है लेकिन हम इसलिए दे रहे हैं कि उसको जल्दी जल्दी अटैक ना हो और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था बच्चों में दमे के हवाले से कि क्या हमें करना चाहिए और किस किस्म से जो दमा है क्या उसकी तशखीस कैसे की जाती है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसके अलावा भी और बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए फिर मुझे पूरा दिन चाहिए इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दमे के जो बच्चे होते हैं उनका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है और आमतौर पे ज़्यादातर बच्चे जो एक्यूट वायरल बीस के होते हैं। हाँ, अगर वो पैटर्न इस किस्म के हैं कि आप समझते हैं कि वो वायरस के इन्फेक्शन के अलावा भी उनको दमे के जो है वीजी अटैक्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है और आप समझते हैं कि उसके बाकी फीचर्स भी इस किस्म के, तो फिर आप उसको जो है वो एक लेबल आप उसको दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम रिजर्व करते हैं कि 4-5 साल से बच्चा बड़ा हो जाए और उसके बावजूद ये पैटर्न्स अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम उसको एस्मा का लेबल लगाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट मैंने आपको कहा मोर लेस सेम है। अगर कोई हॉस्पिटल आता है तो आप उसको क्लासीफाई करते हैं पहले कि क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है या लाइफ थ्रेटनिंग है। और मैंने आपको कहा माइल्ड मॉडरेट के लिए इनहेल्ड सॉल्बिटोमॉल और जो सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग के लिए उसके लिए नेबुलाइज्ड सॉल्बिटोमॉल प्लस माइनस इप्रोट्रोपियम और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल और फिर सेकेंड लाइन ड्रग्स जिसमें मैग्नीशियम और इंट्रोवेनस सॉल्बिटोमॉल है। तो इसके मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो मैंने आपका टॉपिक ये बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके जो है नगेट्स इन या पैलेटेबल फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों में एस्मा है क्या और इसका इलाज कैसे किया जाता है। मेरे ख्याल में आपके काफ़ी सवालात होंगे इसके हवाले से क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है और सिर्फ एक आधे घंटे में इसका जो है वो सारे को कवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके किसी एस्पेक्ट पे अलहदा से डिटेल में बात करूं तो आप अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कम अप विद अनदर सेपरेट वीडियो। अगर आपको के फिर भी कोई सवालात हों तो एक दफ़ा फिर अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं क्योंकि इट रियली हेल्प्स मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो वीडियोस बना सकूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।